अदानी ग्रुप शेयरों में जो बिकवाली हावी हुई है आज सुबह से, उस खबर के बाद जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी कि दरअसल 3 बड़े फंड्स जो एफपीआईज हैं उन पर सेबी एनएसडीएल ने और सेबी ने एक्शन लिया और उनके खाते फ्रीज किए गए हैं। इनफैक्ट 31 मई से ये खाते फ्रीज हुए हैं। खबर आज छपी है तो आज इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन देखने को मिला है और इन स्टॉक्स में हमने देखा है लोअर सर्किट पर कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस बड़ी खबर ने दरअसल मूड बिगाड़ा है, थोड़ा सा सेंटिमेंट पर इसका इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में क्या रणनीति हो, इस पर बात करेंगे हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में। लेकिन पहले उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये एक ग्रुप में इतनी भारी बिकवाली बाकी बाजार पर दिन भर पूरे हफ्ते छाई रहेगी या फिर मार्केट में लोगों को डिप्स पर अब खरीदारी करना शुरू करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे जानकारों से। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं प्रदीप होचंदानी, विशाल मेहता और साथ ही साथ क्रिस सुब्रमण्यम। तीनों के बीच होने वाला है मुकाबला इस हफ्ते का। आप तीनों का ही स्वागत है। क्रिस, सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। मार्केट में आज जो बिकवाली की पोजीशंस बनती दिखाई दी है, एक चीज तो है कि 15,800 के ऊपर रेजिस्टेंस है। ये पहली बार नहीं है कि इन लेवल से बाजार थोड़ा सा फिसला है या फिर मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आया। आज ठीक वही हुआ। इस समय हम फिर 15,700 के लेवल्स पर आ चुके हैं। बताइए अप्रोच क्या होनी चाहिए और ये अदानी ग्रुप शेयरों में जो सेल साइड की पोजीशंस आई हैं उससे क्या वाकई में और पैनिक बढ़ सकता है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। यस, यहाँ पर आज सुबह ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आई है इसके चलते डेफिनेटली सेंटिमेंट यहाँ पर बहुत असर पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस ग्रुप की जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट लगभग 1 साल में बहुत ही जबरदस्त रही है। तो ऑब्वियसली मुनाफा वसूली का एक अच्छा कारण बन सकता है। और मुनाफा वसूली का मतलब यहाँ पर अभी ऑलरेडी हम ये काफी शेविंग ऑफ देखी है सब तीनों का ये सब अदानी ग्रुप काउंटर्स में, और वो स्पिल ओवर हम बाकी काउंटर्स में भी देख रहे हैं, जहां पर अगर आप आज एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं तो आज 600 के सामने 1300 के यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली मूड थोड़ा बहुत नर्वस है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद जैसे जैसे न्यूज डेवलप होती जाएगी उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट का रुख भी बदल सकता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप और आई थिंक बाइंग अभी भी काफी लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद थोड़ा बहुत कॉशियस रहना अच्छा रहेगा। कॉशियस रहिए, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आप राइट ऑफ कर देंगे तेजी को, सतर्क रहिएगा क्यों एक तरफा तेजी के बाद दरअसल ये करेक्शन आ रहा है। विशाल मेहता, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? जैसे मेरे साथीदार ने आपको बताया कि मार्केट इन एन अप ट्रेंड है, और जैसे मैं टेक्निकली भी देख रहा हूँ कि जो डेली आरएसआई इज अबाउट ग्रेटर देन 65, विच इज ऑलवेज अ गुड इंडिकेशन देयर इज एन अप ट्रेंड। ऑब्वियसली जब भी कोई बुल मार्केट रहेगा तो देयर विल बी अ नी जर्क रिएक्शन, एंड दैट नी जर्क रिएक्शंस आर एक्चुअली यूज्ड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जहां पे जो वीक हैंड्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं बिकॉज उनके स्टॉप लॉस फटाफट ट्रिगर हो जाते हैं एंड द मार्केट अपना एक रुख वापस पकड़ लेता है जो तेजी की तरफ है। यस, एज वी सेड कि हम लोग ने बताया कि स्टॉप लॉसेस संभाल के रखिए, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर स्ट्रेटेजी दैट यू कैन कंट्रोल अप तो एट लोअर लेवल। और जब तक 15,400 जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक नहीं होता है तब तक वी आर ऑलवेज इन द बुल जोन। हम लोग अभी भी अपनी जो तेजी की झुकाव है उसको बनाए रखेंगे, क्योंकि एनी क्लोजिंग बिलो 15,400 इज समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट। सो ऑल दिस डिप्स शुड बी यूज्ड टू बाय। यूज द डिप टू बाय, ये है विशाल की राय। पैनिक ना करें, कभी कभी होता है इतनी अच्छी तेजी के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलती है और ठीक बाजार में वही होता दिखाई दे रहा है। प्रदीप होचंदानी, गुड मॉर्निंग। आप भी हमारे बाकी 2 जानकारों की बातों से इत्तेफाक खाते हैं क्या कि ये डिप पर खरीदारी वाला मार्केट है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, मैं दोनों ही पैनलिस्ट से सहमत करूंगा। लार्जर ट्रेंड पॉजिटिव है। एक अच्छा अप ट्रेंड हमने देखा था, अपमूव देखी थी मिड मई में 14,600 थे, 15,800 की क्विक अपमूव देखी है, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन का फेज जरूर है। वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट्स की अगर बात करूं तो 15,567 जो लास्ट वीक का बॉटम है वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। उसी के नजदीक से आज रिबाउंड भी आया है। वो ब्रेक होता है तो फिर 20 डीएमए 34 डीएमए के सपोर्ट्स होराइजन पर आएंगे। तो फर्दर टाइमिंग तो हम जो मैंने सपोर्ट बताया उसी के स्टॉप लॉस से हमारे जो क्लाइंट्स है उसको पोजिशनल लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। मीनवाइल जैसे ही निफ्टी ये कंसोलिडेशन कर रहा है पर काफी सारे स्टॉक हैं वो
अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये ही स्टॉक्स हम चूज करेंगे थ्रू द सेशन और वहां से आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद रखेंगे। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी के मौके और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप उतरेंगे इस गिरावट के बाजार में, तो आपके हाथ अच्छे शेयर लगेंगे और फिर यहां से आगे चाल और मजबूत करने के मौके भी। 15,707 के लेवल्स पर इस समय डे लो के करीब, अच्छा नहीं, डे लो तो 15,607 था, वहां से हम 100 पॉइंट अभी भी दूर हैं, लेकिन हल्की सी मुनाफा वसूली कायम है इस बाजार में। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। 34,605 के स्तरों पर 450 अंकों की गिरावट यहां पर देखी जा रही है। चलिए, लेकिन किन ट्रेड्स पर हमारे जानकारों का फोकस होगा? दो ट्रेड्स हमारे तीनों जानकारों से पहले लेंगे। प्रदीप, शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए आज के पहले 2 ट्रेड्स। आज के जो 3 स्टॉक्स मैंने शुरुआती दिन लिए हैं, उसमें से 2 स्टॉक मेटल में से हैं और इनफैक्ट स्टील स्पेस में से। स्टील ओवरऑल में अगर एक व्यू बताऊं तो करीबन 1 महीने का पूरा हमने कंसोलिडेशन देखा है। मिड मई में इनके टॉप्स बने थे सारे ही मेटल स्टॉक्स के, और वहां से 1 महीने का कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो पहला मेरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट फ्राइडे के दिन मटेरियलाइज हुआ था, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। 710 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे, 810 का इसमें टारगेट रहेगा। 710 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं तेजी की होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 710 पर रहेगा। बात हो रही है जेएसडब्ल्यू स्टील की। आपका दूसरा ट्रेड? जी, दूसरा ट्रेड है सनफ्लैग आयरन एंड स्टील। इसमें भी जैसे कि मैंने बताया, बाकी मेटल स्टॉक्स के कंपैरिजन में ही एक अच्छा 1 महीने से ज्यादा का कंसोलिडेशन का फेज देखा है, और ये स्टॉक अपने आर्ली चार्ट्स पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने फ्राइडे को ही कंफर्म किया था। वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, आज वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। आज के वॉल्यूम्स ऑलरेडी जो फ्राइडे के वॉल्यूम थे उससे ज्यादा हो गए, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। इसको भी बाय करेंगे। 8120 का स्टॉप लॉस रहेगा, 9640 के इसमें टारगेट रहेगा। 3% ऊपर है आपके कहने पर एक काउंटर। 9640 के टारगेट के लिए लोगों ने पोजीशन लेनी है और 8120 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो मेटल्स पिक किया है प्रदीप ने। एक प्रेफर्ड सेक्टर जेएसडब्ल्यू स्टील 810 का टारगेट, और अब सनफ्लैग आयरन में 9640 का टारगेट लेकर चलना है। क्रिस, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पहले 2 ट्रेड्स। जी, तो आज का मूड और माहौल देख के शुरुआत में एक डिफेंसिव काउंटर से कर रहा हूँ, एक डाबर, जहां पर अच्छी खासी यहाँ पर बहुत आई थिंक लॉट ऑफ वीक्स शायद यहाँ पर एक थोड़ी बहुत ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि शायद डाबर अच्छी एक बेट बन सकती है या इस माहौल में खरीदारी करके चले। 584 का टारगेट और 564 का स्टॉप लॉस। और दूसरा HPCL, अगर आप देखें तो यहाँ पर OFCs में हमने अच्छी खासी तेजी देखी। यहाँ पर डिविडेंड कम डिविडेंड अभी भी कोट कर रही है और बाइंग लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो HPCL खरीदारी करके चले। 310 का टारगेट और 292 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ HPCL में तेजी की पोजीशन 310 आपके लिए टारगेट का काम करेगा और 1% ऊपर दरअसल आज के सत्र में HPCL ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको पास ऑन कर रही हैं कंपनियां, कॉस्ट को बेयर नहीं करना है। तो 1.5% ऊपर ये डाबर इन्होंने जिक्र किया। 584 का टारगेट, 564 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर आप रखेंगे रेडार पर। और इस स्टॉक में भी हमने देखा है डेज लो से रिकवरी आई है। डिफेंसिव बेट पर फिलहाल इनका ध्यान, आधे % के गेंस डाबर ने दिखाए हैं अब तक। विशाल मेहता, बताइए आपके पहले 2 ट्रेड्स क्या हैं? थैंक यू अर्शिता। सो जैसे ही मार्केट अपना एक नेगेटिव रुझान दिखा रहा है, तो वी आर गोइंग टू लुक फॉर द स्टॉक्स विच आर इन द अपने मिड कैप और काइंड ऑफ मिड कैप स्टॉक्स में रहेंगे। पहला स्टॉक हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं FDC। जैसे आप उनका डेली चार्ट देखोगे तो दैट पर्टिकुलर स्टॉक हैज नॉट मूव्ड। उन्होंने ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं की थी फॉर लास्ट 2 वीक तक, एंड ऑल ऑफ अ सडन आज एक मॉर्निंग में आप देखोगे तो एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। सो दैट मीन्स समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग। हम लोग जो टेक्निकल एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं मॉर्निंग वॉल्यूम ब्रेकआउट। सो FDC इज आवर फर्स्ट स्टॉक विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 339 एंड अ टारगेट ऑफ 410। सेकेंड स्टॉक जो हम लोग ने पिक किया है वो NBCC है। अगर आप उनका चार्ट देखोगे तो कल उसने फ्राइडे को एक अच्छा सा मूवमेंट दिया था। इसने एक काइंड ऑफ हाई ब्रेकआउट भी मारा है और वो कंटिन्यूएशन मोमेंटम आज भी हुआ है। मतलब कल का जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था वो आज भी चल रहा है। तो इसके लिए NBCC इज द सेकंड स्टॉक विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 55 एंड अ टारगेट ऑफ 66.7।
ओके तो 66.7 का टारगेट। और देखिए एनबीसीसी आपकी स्क्रीन पर 57 रुपए 60 पैसे के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर करीब करीब 5% की तेजी वैसे ही देखने को मिली है। मोमेंटम ट्रेड है और इस मोमेंटम के साथ जा रहे हैं विशाल मेहता। 66 रुपए 1 पैसे दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है आपके लिए राय इस समय एनबीसीसी में। एफडीसी से पहले इन्होंने चुना और उसका चार्ट भी स्क्रीन पर आएगा। 410 आपने कहा, राइट? आपका टारगेट रहेगा विशाल? टारगेट 410 और स्टॉप लॉस 339। 339 का स्टॉप लॉस और 410 है आपके लिए टारगेट। स्टॉक भाग चुका है 6% ऊपर लगभग इस तरह के मार्केट में। और देखिए 40 की धीरे धीरे करके हर टिक के साथ मजबूती होती दिखाई दे रही है। तो दो ट्रेड्स आए हैं हमारे जानकारों की ओर से। वक्त है तो तीसरे ट्रेड पर भी बात कर लेते हैं। प्रदीप बताइए, पहला बायस तो मेटल्स पर था, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? कैश सेगमेंट का गुलशन पॉली मेरा तीसरा पिक है। स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है। 24 मई को 185 के हाईज बने थे और फिर एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ये आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है। और आज के वॉल्यूम्स है वो ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन से डबल हो चुके हैं। इसको भी मेरे को लगता है कि 3 से 4 सेशन में बहुत अच्छा मूव दे सकता है। 169 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, 193 का इसमें टारगेट रहेगा। ओके तो गुलशन पॉली दरअसल रेडार पर आ रहा है। इस पर ध्यान है प्रदीप और चंदानी का। 193 का टारगेट और स्टॉप लॉस 169 का लेकर चले। ये फिलहाल आपके लिए रेडार पर आया काउंटर 4% ऊपर है। ज्यादा रेडार पर आता नहीं है ये काउंटर, लेकिन आज इन्होंने दरअसल इस पर नजरें डाली है। मार्केट कैप में देख रही हूँ, फुल मार्केट कैप करीब करीब 825 करोड़ के आसपास का है। ये है फिलहाल वो स्टॉक जो इस समय प्रदीप जोड़ रहे हैं। विशाल, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड है कोचिन शिपयार्ड। अगर आप वो चार्ट को देखेंगे तो शिपयार्ड ऑफ द स्टॉक्स जैसे मजगांव डॉक और वो लोग ने मूवमेंट कर दी थी। अभी नाउ व्हाट वी हैव सीन इन आवर करंट सिनेरियो, कोचिन शिपयार्ड अपना 1 ईयर का हाई ब्रेकआउट कर रहा है। और जब भी आप देखते हो कि कोई 52 वीक हाई के नजदीक चलता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं थोड़े नर्वस होते हैं तो वो बेचना चालू करते हैं। लेकिन जब भी आपको एक ब्रेकआउट देखते हो एट अ 52 वीक हाई विद अ बिग वॉल्यूम स्पर्ट, देन वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि इन्वेस्टर्स आर स्टिल इंटरेस्टेड इन इट। और इसीलिए कोचिन शिपयार्ड पे हमारा बाय कॉल बन रहा है। उसका टारगेट हम लोग दे रहे हैं 461 और स्टॉप लॉस है 411। ओके तो 461 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी कोचिन शिपयार्ड में। 411 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। नतीजे आए ओवर द वीकेंड, नंबर्स अच्छे रहे हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ, मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए लो बेस का पूरा फायदा कंपनी के हाथ लगा और वो दरअसल स्टॉक में होना चाहिए आगे रिफ्लेक्ट। ये तो Q4 की बात थी, लेकिन आज आपने ट्रेड देखा है कोचिन शिपयार्ड में 461.95 का टारगेट दे रहे हैं। एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। देखिए 2.5% ऊपर दरअसल ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। क्रिस, डाबर एक डिफेंसिव ट्रेड, एक्टिव ट्रेड में HPCL, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका? तीसरा ट्रेड रहेगा विनाइल केमिकल्स। ये जैसे पिडिलाइट ग्रुप की काफी पॉपुलर स्टॉक है और खास करके इसके कारोबार देखें तो ये एक्चुअली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है पिडिलाइट। और पिडिलाइट जिस रफ्तार से आजकल यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, विनाइल की भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मार्च में देखने को मिली है। और खास करके यहाँ पर अगर देखें तो ये राइट फ्रॉम 2020 अप्रैल में से यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पे है शेयर और यहाँ पर 140 से 45 के आसपास करीब यहाँ अच्छी खासी बाइंग आ जाती है। मेरा मानना है कि शायद इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ पर खरीदारी करके चले। टारगेट 158, स्टॉप लॉस 143। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए विनाइल केमिकल का ट्रेड। देखिए नेगेटिव टेरिटरी में था, सुब्रमण्यम जी ने बात की इसकी और 3% ऊपर आ गया है और टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर करते हैं। 152 के लेवल्स पर दरअसल ये काउंटर कर रहा है ट्रेड, लेकिन आपके लिए टारगेट जो क्रिस ने चुना है वो है 158 का। स्टॉप लॉस आप 142 पर रखेंगे। तो ये हमारे जानकारों की तरफ से 3 ट्रेड्स जो फिलहाल पारी को किक ऑफ कर रहे हैं। इनके किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे उस पर भी नजरें रहेंगी। और आज दरअसल जो बड़ी खबर है वो BEML से जुड़ी हुई है। बड़े पैमाने पर इनके एसेट्स और लैंड बैंक को डीमर्ज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो लैंड बैंक कितना है, कहां पर है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसी पर एक आपके लिए अंश लेकर आएंगे सुमित की रिसर्च का। बने रहिए CNBC आवाज पर।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। तीन ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किए हैं, उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है उस पर हम नजर डालेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कहां खड़ा है आज के खेल की शुरुआत में। तो शुरुआत पहले करते हैं प्रदीप होचंदानी के साथ। JSW एनर्जी, सनफ्लैग आयन और गुलशन पॉली के साथ इन्होंने खेल की शुरुआत की है। JSW एनर्जी का टारगेट 810, स्टॉप लॉस 710। सनफ्लैग तेजी का ट्रेड 9640 का टारगेट है, 8120 स्टॉप लॉस। गुलशन पॉली में 193 के लिए तेजी का सौदा और 169 स्टॉप लॉस रहेगा। तो सनफ्लैग 1.5% के रिटर्न्स कमा रहा है, 0.3% के रिटर्न्स बन रहे हैं गुलशन पॉली में। इस घंटे JSW स्टील फ्लैट टू नेगेटिव कर रहा है कारोबार। अब आइए विशाल मेहता के पोर्टफोलियो पर। FDC, NBCC, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड 461.95 का टारगेट, 411 स्टॉप लॉस। 66 रुपए है NBCC का टारगेट, 54 रुपए 53 पैसे स्टॉप लॉस। और FDC में 410 का टारगेट रहेगा, 339 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, FDC 0.38%, NBCC 0.17%। कोचिन शिपयार्ड में ऊपरी लेवल्स पर इस घंटे हल्की सी मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। अब आइए क्रिस सुब्रमण्यम के पोर्टफोलियो पर। डाबर जोड़ा 584 का टारगेट, 564 है स्टॉप लॉस। HPCL 310 का टारगेट, स्टॉप लॉस 292 का। और विनाइल केमिकल में 158 का टारगेट और स्टॉप लॉस 142 का। अब रिटर्न्स देखिए तो 4% से ज्यादा के रिटर्न्स विनाइल केमिकल दे रहा है, 0.3% के रिटर्न्स जोड़ रहा है HPCL और डाबर फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव है। तो अब रिटर्न्स कुल कैलकुलेट करके देखते हैं पायदान में कौन कहां है, किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 4% से ज्यादा के रिटर्न्स हो चुके हैं अब आपके सामने क्रिस सुब्रमण्यम के। इन्होंने एक मजबूत शुरुआत की है। 1.68% के रिटर्न्स पर प्रदीप होचंदानी और विशाल मेहता है तीसरे स्थान पर 0.26% के रिटर्न्स के साथ। तो ये है अब तक की स्थिति हमारे जानकारों की ओर से। आगे ऑफ कोर्स इनके पोर्टफोलियो में जो भी बदलाव होगा उसका इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन आज का बड़ा ट्रेड जो रहा है वो इस गिरते बाजार में दरअसल BEML साबित हुआ आज सुबह में। एक तो नतीजे और दूसरी जो बड़ी पहल हुई है वो दरअसल हुई है विनिवेश को लेकर। नीति आयोग और दीपम की ओर से इनफैक्ट अनुमति मिलने के बाद या फिर डायरेक्टिव मिलने के बाद या अपने लैंड बैंक और अगले जो एसेट्स बेचने वाले हैं उसको अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर करेंगे। तो BEML के हाथ कितना लैंड बैंक है, उसकी वैल्यू कैसे आकी जाएगी, ये इनफैक्ट आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर कुछ नंबर क्रंचिंग सुमित ने की है जो आपको बताएंगे कि कहां कहां पर कंपनी के पास जमीन है, कितनी ऑपरेशनल है, कितनी आगे विनिवेश में आ सकती है। सुमित। देखिए, अहम खबर आज सुबह जो डेवलपमेंट या फिर जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हुआ उसके बाद BEML में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दीपम और नीति आयोग की तरफ से डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। सरप्लस लैंड को एक अलग यूनिट के अंदर डाला जाएगा और वहां पर भी विनिवेश होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीज़ें बहुत ही क्रूशियल है BEML के साथ, पहले आप उसको समझ लें। सबसे पहले BEML के पास 3 मेजर ऑपरेशनल वर्टिकल हैं जिसके अंदर इनका डिफेंस का कारोबार आता है, जिसमें टाटा ट्रक्स, माइन प्लोज, माउंटेड गन सिस्टम वगैरह बनाते हैं। 14% के आसपास का रेवेन्यू से वहां से जनरेट करते हैं। दूसरा इनका मेट्रो रेल वर्टिकल है जहां पे कोचेस वगैरह बनाते हैं, करीब 37% के आसपास का रेवेन्यू वहां से उठाते हैं। और तीसरा इनका माइनिंग और कंस्ट्रक्शन वर्टिकल है, सबसे बड़ा वर्टिकल है ये, करीब 49% के आसपास का रेवेन्यू यहां से उठाते हैं, जिसमें वॉकिंग ड्रैग लाइन्स, इलेक्ट्रिक रोप शोवल वगैरह जैसी चीज़ें ये बनाते हैं। तो ये 3 इनके मेजर बिजनेस वर्टिकल हैं। अब इनके पास लैंड पार्सल जो है वो रफली 2950 एकड़ के आसपास का है, जिसमें भी 59% जो है वो आइडल लैंड है और 41% जो है वो इनकी ऑपरेशनल लैंड है। तो करीब अगर उसका भी फर्दर सेग्रीगेशन देखा जाए तो करीब 1213 एकड़ जो है वो इनका ऑपरेशनल लैंड है और 1733 से 1740 एकड़ जो है वो इनके नॉन ऑपरेशनल लैंड है। बाजार में ये एक आकलन है मोटा मोटा कि अगर आप 1733 एकड़ जो इनकी नॉन ऑपरेशनल लैंड है उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे तो करीब 4300 करोड़, 4200 करोड़, मोटा मोटा 4000 से 4500 करोड़ के बीच में आती है, जबकि कंपनी की कुल मार्केट कैप 6500 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ लैंड पार्सल के हिसाब से ही आप मान के चल सकते हैं और ऑपरेशनल कारोबार की वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ इसमें आती है। फर्दर इसका और डाइसेक्शन किया जाए तो कंपनी की जो जमीन में मेजर लैंड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की है, करीब 220 करोड़ एकड़ के आसपास की जमीन वहां पर है। EM डिवीजन की 1757 एकड़ है, लेकिन ये ऑपरेशनल कारोबार में आती है तो इसको अगर आप हटा दें। मैसूर कॉम्प्लेक्स में 560 एकड़ जमीन है। पलक्कल कॉम्प्लेक्स में करीब 374
एकड़ और बाकी अन्य 32 एकड़, तो ये फर्दर सेग्रीगेशन है। लेकिन अहम पार्ट ये है कि 41% ऑपरेशनल लैंड को अगर हटाने के बाद नॉन ऑपरेशनल लैंड की वैल्यू भी देखें तो भी करीब 4000 से 4500 करोड़ रुपए के आसपास आती है, जिसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप 6500 करोड़ है। तो आइडियल बिजनेस की वैल्यू सिर्फ 2000 करोड़ है। तो एक डीप अंडर वैल्यूएशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद मार्केट इसको गोइंग फॉरवर्ड भुनाता हुआ दिखाई पड़े। सुमित, डिटेल्ड आकलन आपने किया है कि क्या वैल्यू मिल सकती है, कितना ऑपरेशनल लैंड है, कितना एकदम खाली पड़ा है और वहीं पर बड़ा अनलॉक होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि बीएमएल का जो बैंगलोर कॉम्प्लेक्स है वो दरअसल है कहाँ, ये क्रांतिवीरा स्टेडियम के एकदम बगल में है, ये रिचमंड टाउन के एकदम बगल में है। साथ ही साथ रिचमंड टाउन अकेले अगर आप देखें तो वहां पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कम से कम 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट देने होंगे। तो अब आप खुद ही मैथमेटिक्स करके देखिए इस सिर्फ बैंगलोर कॉम्प्लेक्स की जो जमीन है उसकी वैल्यू कितनी होगी। होपफुली अगर मार्केट रेट के लिहाज से वो वैल्यू अनलॉक होती है तो इस स्टॉक में बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का गेम देखने को मिलेगा। क्रिस सुब्रमण्यम, क्योंकि आप फंडामेंटल्स भी देखते हैं, आई एम श्योर आगे चलकर आप भी कुछ नंबर क्रंचिंग करेंगे। ये सिर्फ लैंड बैंक और एसेट्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहां से स्टॉक किस तरह के रिटर्न्स दिखा सकता है? यहाँ पर VSNL, जहाँ पर अभी आज टाटा कम्युनिकेशन नाम से जाना जाता है, इसमें भी ऐसी सिमिलर कहानी थी और यहाँ पे लैंड बैंक का जो हाइव ऑफ हुआ था हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के नाम पे आजकल ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू और हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज पे अच्छी खासी एक वैल्यूएशन अभी भी लोअर लेवल्स पर बाइंग देखने को मिल रही है। और जहां तक BEML का सवाल अगर आप देखें तो अदर देन लैंड बैंक तो एक इनके लिए एक बोनस है। इनके अलावा इनकी जो दूसरे जितने सारे सेगमेंट्स में, रेलवे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इतने सारे सेगमेंट्स में इनमें इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक ये काफी जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। और वैसे भी इस लेवल पे और जहां पर सरकारी कंपनीज पे इतनी बाइंग हो रही है, आई थिंक अच्छी वैल्यू पिक बन सकती है। और आने वाले टाइम पे आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छी गेन्स रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलते हुए मेरा मान लग हो सकता है। विशाल, चार्टिकली आप बता पाएंगे अगला पड़ाव BML पर क्या रहेगा? डेफिनेटली हर्षिता पहले एक बिफोर गेटिंग टू द टारगेट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप BML का चार्ट देखोगे तो 1380 और 1280 के बीच में BML काफी टाइम रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एक मंथ की रियर है। और वैसे भी आज जैसे न्यूज आए और वॉल्यूम पिकअप हुआ है, फिर भी देयर इज नो ब्रेकआउट हैपनिंग। तो व्हाट आई वुड वेट फॉर इसके 1290 के ऊपर थोड़ा क्लोजिंग आए और ब्रेकआउट हुए। अगर वो हो जाता है तो 1500 जो उसका प्रीवियस हाई था विच कैन इजीली अचीव, क्योंकि न्यूज है, फंडामेंटल मोमेंटम आ रहा है उसके पीछे। सो देन लुकिंग एट द चार्ट वी कैन सी 1500 अगर 1390 के ऊपर अगर सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि न्यूज के बाद भी अगर वो इतना मूव नहीं कर पा रहा है तो देन वी हैव टू रीथिंक अबाउट आवर पोजीशन। बट 1390 के ऊपर 1500 का टारगेट जो आपने लेवल ट्रैक करना है वो है 1390। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो 1500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ी खबर है, धीरे धीरे करके पक रही है कई सालों से, लेकिन यहाँ पर अब एक्शन आने की पूरी शुरुआत होगी क्योंकि डिटेल्स निकलने लगे और गाड़ी दरअसल डाइवेस्टमेंट की आगे बढ़ रही है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस पूरे हफ्ते के लिए। उम्मीद है आपसे बढ़िया ट्रेड्स हम सुनेंगे और उसका पूरा फायदा हमारे दर्शकों के हाथ भी लगेगा। चले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे कि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम में जरूर सहयोग दें। वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।